नमस्कार। लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संवाद। और संवाद में आज हम बात करेंगे संजय श्यामराव धोत्रे जी से, जो कि भारत सरकार में केंद्रीय मानव संसाधन विकास, संचार, इलेक्ट्रॉनिक सूचना तकनीकी राज्य मंत्री हैं। और हम बता दें कि 2014 के चुनाव में वो महाराष्ट्र के अकोला से निर्वाचित हुए थे और भारत की 17वीं लोकसभा में भी वो निर्वाचित होकर आए हैं और कद्दावर नेता हैं। और जो है काफ़ी जो है व्यस्त रहते हैं अपने कार्यक्रमों को लेकर, और कोरोना काल में भी उनकी व्यस्तता लगातार देखी गई है। आपका बहुत बहुत स्वागत है लोकसभा टीवी में संजय धोत्रे जी। जी। 1 वर्ष हो गया है मोदी सरकार 2 का, और कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 बरस बीत गए हैं मोदी सरकार के। आप 1 बरस की अगर उपलब्धियों की बात की जाए सरकार के तौर पर और एक राज्य मंत्री के तौर पर, कैसा रहा अनुभव आपका? नहीं, पिछला जो 1 साल जो रहा, मोदी जी ने दूसरी बार जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ, उसको 1 साल पूरा हो चुका। इस 1 साल की जो उपलब्धियां है, एक तो 14 में हमारी जो सरकार आई थी, उन्होंने 5 साल जो काम किया, उसके कारण ही पहले से भी ज़्यादा बहुमत से हमारी सरकार चुन के आई। और ये सरकार ने 1 साल में जो काम किया, वो चाहे 370 कलम हटाने का काम हो, सीए हो, और बाद में बाकी भी जो विकास के काम हुए, तो इसके कारण पिछला जो साल रहा वो बहुत अच्छा रहा। कई महत्वपूर्ण निर्णय भी इसमें हुए, और पिछले 5 साल में जो विकास की दौड़ थी वो पिछले 1 साल में भी कायम रही। और सिर्फ पिछले 2.5-3 महीने से जो कोविड-19 के कारण सारे दुनिया में एक जो महामारी आई, तो उसका असर नेचुरली हमारे देश के ऊपर भी हुआ। अभी तक हमने लॉकडाउन का अनुभव किया। अब पिछले 3-4 दिनों से इसमें फिर से हम सारी स्थिति नॉर्मल हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान स्कूल्स बंद रहे, कॉलेजेस बंद रहे, ऑनलाइन क्लासेस का सहारा लिया गया। क्या इससे आपको लगा कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके छात्रों को फ़ायदा हुआ, और क्या इसको आगे भी जारी रखा जा सकता है क्या? लॉकडाउन के कारण एक बहुत ही असाधारण परिस्थिति जो है वो निर्माण हुई थी। वैसे लॉकडाउन जब शुरू हुआ, तब हमारी कुछ स्कूल की वगैरह परीक्षाएं जो है वो तो चल रही थी, कुछ परीक्षाएं जो है वो अधूरी रह गई। और वैसा तो ये समर वैकेशन जो रहता वो अभी चल रहा था, लेकिन इसमें विद्यार्थी जो है उनकी शिक्षा प्रभावित न हो, इसके लिए हमने कई ऑनलाइन कोर्सेस वगैरह शुरू किए। और इसमें कुछ एनजीओ जो है उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। हमारी जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने भी इसमें बहुत अच्छा काम किया। अब थोड़ा बहुत असर तो हुआ, लेकिन जहाँ तक हो सके हमारा यही प्रयास रहा कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं उनका कोई भी नुकसान न हो। जी, ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एजुकेशन चैनल्स चलाने की भी घोषणा की गई है। क्या माना जाए कब तक इसका क्रियान्वयन हो सकता है? नहीं, अभी तक तो हमारा प्रयास ये था कि हमने कई शिक्षा के जो ऑनलाइन के जो हमारे प्लेटफॉर्म थे, जैसा कि दीक्षा, स्वयं, ये तो हमारे चल ही रहे थे। लेकिन अब ऐसी स्थिति निर्माण हुई कि जिसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारा जो ई एजुकेशन है, ऑनलाइन एजुकेशन है, उसकी रहेंगी। और उसके लिए हमेशा हमारा ये प्रयास रहा, क्योंकि कई दिक्कतें भी इसमें है। जैसा कि सभी जगह हमारा इंटरनेट नहीं पहुंच सकता, सभी जो हमारे छात्र छात्रा है उनके पास में स्मार्टफोन नहीं है, टैबलेट्स नहीं है। तो इसके लिए हमने सारे जो माध्यम हैं, जैसा कि ऑनलाइन में हम इंटरनेट का उपयोग भी कर रहे हैं, जहाँ पे हो सके वहाँ पे हमारे जो टीवी चैनल्स है उनका भी उपयोग कर रहे हैं। कई जगह हम हमारी जो रेडियो है उसके माध्यम से भी हम इसका प्रयास कर रहे हैं। और हमारी जो डीटीएच चैनल है वो हर क्लास के लिए कम से कम एक डीटीएच चैनल हो,
इसका हम प्रयास कर रहे हैं और सारी भाषाओं में भी ये ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध हो, इसके लिए भी हमारा प्रयास जारी है। और कई जगह तो ये शुरू हो चुका और जल्दी से जल्दी हम पूरी तरह इसको शुरू कर रहे हैं। जी, आपने कहा कि ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जा रही है और जो है स्कूल कॉलेजेस के साथ साथ एनजीओज़ का भी बहुत सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार भी बढ़ चढ़ कर इसमें सहयोग कर रही हैं, लेकिन आपने कहा कि ऑनलाइन शिक्षा की अपनी एक सीमाएं हैं, क्योंकि उसमें कई बार स्मार्टफोन नहीं होता स्टूडेंट के पास, कई बार नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा एक और जो सामने बात आ रही है वो चिकित्सा जगत ने भी उस पर थोड़ा सा जो है चिंता जाहिर की है और कहा यह है कि ऑनलाइन पढ़ाई से छात्रों के पर मानसिक दबाव पड़ता है और उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता व्यक्त की गई है। क्या आपके सामने भी ये चिंता आई है कि ऑनलाइन पढ़ाई से थोड़ी सी स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है छात्र छात्राओं के? देखिए, हर सिस्टम की अपनी कुछ अच्छाइयाँ होती है, कुछ कमियां भी होती है। अब ये जो ऑनलाइन शिक्षा जो है, ये अभी जो स्थिति निर्माण हुई उसके कारण इसका सहारा लेना ये तो अनिवार्य हो गया। और वैसा भी ये एक टूल है, क्योंकि हमारा जो शिक्षक है उसकी तो बहुत एक अहम भूमिका है और वो शिक्षक जो है उसकी एफिशिएंसी इसके कारण बढ़ती, तो हम कई इसमें पूरा का पूरा ये अल्टरनेटिव तो अभी नहीं हो सकता। इसलिए जितना भी हो सके कुछ ऑनलाइन या कुछ कई जगह ऐसा है कि खास करके ये जो कोविड है ये अभी ग्रामीण क्षेत्र वगैरह है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा इसका प्रभाव नहीं हुआ। तो स्थिति सामान्य होने के बाद में हम जैसा भी पॉसिबल हो, जैसा कि हमारा जो भी अब इसमें कुछ महीने अगर हमारे कम हो जाएंगे, हमारा जो कैलेंडर ईयर रहता, तो उसमें फिर कुछ छुट्टियां कम करके या फिर रोज एक आधा घंटा स्कूल का टाइमिंग जो है वो बढ़ा के हम इसकी भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सारा मिला के, क्योंकि आज अनिश्चितता इतनी है कि हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग हमारा तैयार है, लेकिन ये अगर बढ़ जाता तो उसमें बहुत सारे बदलाव हमको लाना पड़ता। जी, अगर इस महामारी पर, इस संक्रमण पर समय रहते जो है काबू नहीं पाया गया, तो क्या सिलेबस में भी किसी तरीके की कटौती संभव है? हाँ, वो भी एक ऑप्शन है कि अगर हम पूरा उसका जो सिलेबस है उसको अगर पूरा ही नहीं कर सकते, तो उसके लिए भी हमने सोच के रखा कि जो भी उसकी परीक्षा होंगी उसमें थोड़ा सा हो सकता 20-25% उसका जो सिलेबस है उसको हम कम करेंगे और फिर अगले साल उसकी भरपाई करेंगे। क्योंकि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, हमारे जो विद्यार्थी है, उनकी सुरक्षितता जो है वो भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जी, आपके अन्य कार्यों की और आपके दूसरे जो मंत्रालय हैं उससे जुड़े हुए कुछ काम का जिक्र करते हैं। और पिछले दिनों आपने ऑनलाइन हैकाथन हैक द क्राइसिस का शुभारंभ किया था और आपने कहा था कि इसका उद्देश्य कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने से है। तो किस तरीके से ऑनलाइन हैकाथन से जो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूती से लड़ा जा सकता है? हमारा जो विभाग है उन्होंने और हमारा दूसरा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनके भी कुछ अधिकारियों ने इसमें मदद की और हमने एक आरोग्य सेतु ऐप बनाया जो आप सभी लोगों को पता है। जी। तो उस ये एक बहुत बड़ा हथियार, ये कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई चल रही उसमें ये साबित हो रहा है। इसमें अभी तक 12 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इसको डाउनलोड किया और अभी और लोग इसको डाउनलोड करेंगे ऐसी अपेक्षा है, क्योंकि यह ऐसा हथियार है कि जब तक ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डाउनलोड नहीं करते, इसका उपयोग नहीं करते, तब तक इसकी परिणामकारकता जो है वो सिद्ध नहीं हो सकती। क्योंकि इसके कारण हमको पता चलेगा कि कौन पॉजिटिव है, हम किसके कांटेक्ट में, पॉजिटिव के कांटेक्ट में अगर हम आए तो हम खुद को क्वारंटाइन कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं और इसका फैलाव रोक सकते हैं। और जो संभाव्य जो हॉटस्पॉट है कि कौन से एरिया में हमारे आसपास 500 मीटर में कितने पॉजिटिव पेशेंट है, कितने बीमार लोग हैं, 1 किलोमीटर में, 2 किलोमीटर में, 5 किलोमीटर में, 10 किलोमीटर में। तो इसके कारण जिस तरह से हमारा मौसम विभाग रहता
कि कोई आंधी आने वाली है, तूफान आने वाली है, बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली है, इसका पूर्वानुमान वो लगाते, और जो हमारा जो भी कोई नुकसान हो रहा उसको हम कम कर सकते, और जो हमारे लोग हैं उनकी जान बच सकती, हमारी जो जान जी माल को जो खतरा रहता उसका बचाव होता। उसी तरह से थोड़ा सा पहले अगर पता चलता तो इसके फैलाव को, इसके प्रादुर्भाव को हम रोक सकते हैं। और इसके लिए आरोग्य सेतु ऐप जो है ये डाउनलोड करना एक बहुत अच्छा सुरक्षा का ये माध्यम है। जी, आपने आरोग्य सेतु ऐप की बात कही है, और रिकॉर्ड लोगों ने रिकॉर्ड समय में इसको डाउनलोड भी किया है, और ख़ासा लाभदायक भी सिद्ध हो रहा है इस कोरोना काल में, इस विकट परिस्थिति में। लेकिन देखा यह जा रहा है कि अभी प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की बात कही, उन्होंने स्वदेशी का जिक्र किया। तो हमने देखा है कि बहुत सारे ऐप इन दिनों हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं भारतीय, वो विदेशी हैं, विदेशी में भी चीनी ऐप ज़्यादा हैं। तो भारतीय ऐप्स का निर्माण और ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्या उस दिशा में भी कुछ आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, कुछ नए कदम उठाने की सोच रहे हैं? नहीं, सिर्फ हमारे भारतीय ऐप या हमारा जो सॉफ्टवेयर है जी उसमें ही हम आत्मनिर्भर नहीं, तो हम पूरे जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है जी हमारे, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट हो, सेमीकंडक्टर हो, ये सब बनाने के लिए भी हमारा प्रयास है। और कल ही आपको पता होगा कि हमने, हमारे जो मंत्री जी है जी रविशंकर प्रसाद जी, जी उन्होंने एक 3 स्कीम हमने लॉन्च की कि हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बने, हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा मोबाइल फोन है, हमारे एलईडी टीवी है, ये सबका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा हो। तो सिर्फ हम सॉफ्टवेयर या ऐप नहीं, तो पूरा का पूरा जो सारी चीजें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की हो या बाकी कोई भी मैन्युफैक्चरिंग हो, हमारे देश में हो, हम आत्मनिर्भर हो, और सारे एंड टू एंड जो प्रोडक्ट हो वो हमारे यहीं बने, इसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी। रविशंकर प्रसाद जी ने ये बात भी कही कि हम लोग चाहते हैं कि आने वाले समय में भारत मोबाइल निर्माण में नंबर 1 देश बन जाए। शायद अब हम फिलहाल दूसरे नंबर पर रहें, दूसरे से एक पहले नंबर पर आ जाएं। लेकिन उसके लिए किस तरीके की परिस्थितियों का निर्माण करना पड़ेगा, किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, क्या उस पर प्रकाश डाल पाएंगे आप? हाँ, देखिए, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो फैसिलिटीज है वो हमको निर्माण करना पड़ेगा, उसके लिए एक इकोसिस्टम हमको तैयार करना पड़ेगा। और इसमें जो अवेलेबल रिसोर्सेस है और जो कुछ हमारी कमियां हैं उसको भी हमको पूरा करना पड़ेगा। वो चाहे वहाँ पे पावर से लेके तो बाकी लैंड की अवेलेबिलिटी, वहाँ पे जो मैन पावर है उसकी अवेलेबिलिटी, क्योंकि हम देखते कि सॉफ्टवेयर में तो पूरे विश्व में, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, अमेरिका हो, हमारे यहाँ की जो इंजीनियर है वो बहुत सारे लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। जी हम देखते कि हमारे यहाँ के हेल्थ, आरोग्य के विषय में भी बहुत सारे देशों में जो अच्छे अच्छे डॉक्टर है वो भी हमारे हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है उसमें तो हम पहले से आगे हैं, लेकिन थोड़ा सा हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या बाकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, इकोसिस्टम, तो उसके लिए हम अगर प्रयास करेंगे तो निश्चित ही वो भी कमी पूरी हो जाएंगी। और हम, हमारा खुद का जो है मैन्युफैक्चरिंग होगा हमारे देश में, कहीं से भी विदेश से हमको कोई चीज़ मंगवानी नहीं पड़ेगी। और हम अभी तक जो एक हमारा जो इंपोर्ट के भरोसे हम रहते थे, तो एक स्ट्रांग एक्सपोर्ट नेशन हमारा देश बन जाएगा।